पता है कि डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक कर रहे थे और कितनी क्वांटिटीज़ की कैसे डायमेंशन हम निकालते हैं, ये टॉपिक मेरा बेटा कल हम कर चुके थे। एक्चुअली इस डायमेंशन एनालिसिस के टॉपिक में हमारे 2 पॉइंट्स रहते हैं जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ मेरा बेटा, उसकी बात करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस के अंदर 2 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरा बेटा कंफ्यूज नहीं होना। इसका जो सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड असूल है, वो है जी यहाँ पे हम होमोजेनिटी इक्वेशन की चेक करते हैं। ये पॉइंट को मैं ज़रा स्टार बना के लिखने लगा हूँ। होमोजेनिटी में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम ये चीज़ साबित करते हैं कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन के लिहाज से इक्वल आती है राइट हैंड साइड के। डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। होमोजेनिटी का मतलब ये बनता है मेरा बेटा कि इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे बेटे, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। जैसे कि हम यहाँ पे मैं आपके सामने कोई 2 एग्जाम्पल्स की होमोजेनिटी चेक करके बताऊंगा कि दरमियान में इक्वलिटी का साइन ये चीज बता रहा है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड वाली एग्जांपल लेता हूं जो कि इक्वल होती है आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। मेरा बेटा इस चीज को जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को यह चीज क्लियर होनी चाहिए, ये जो t है ये आपके पास टाइम है, जिसे हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब आप लोगों ने मेरे बेटे यहां पे गौर फरमाना है कि ये आपके पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नंबर की किसी किस्म की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मैं यहां पे इसके साथ लिख रहा हूं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एक्चुअली मैं ये चीज साबित करना चाह रहा हूं कि यहां पे इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डायमेंशन के लिहाज से राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। लेकिन अब यहां पे अगर हम गौर फरमाएं तो फिर हमारा जो फॉर्मूला बनता है, अगर डायमेंशन निकालनी है तो 2 पाई का यहां पे कोई लेना देना नहीं, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि डायमेंशन अगर निकालनी हो तो आप फॉर्मूला लिखेंगे L ओवर G, क्योंकि आपके पास यहां पे 2 पाई फॉर्मूला यही है। लेकिन मैं सिर्फ इसको इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, क्योंकि आपके पास मेरा बेटा ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब जब डायमेंशन निकालता हूं इस साइड पे तो t है, मतलब t ही टाइम के लिए t ही डायमेंशन आती है, इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे भी t आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं मेरा बेटा, स्क्वायर रूट के लिए तो आप पावर लिख लेते हैं 1/2। जहां पे स्क्वायर रूट या अंडर रूट आया हो वहां पे अगर पावर की फॉर्म में लिखा जाए तो 1/2 लिखा जा सकता है, 1/2 लिखा जा सकता है। तो मेरा बेटा मैं यहां पे L, ऊपर L है और नीचे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। लेंथ के लिए जो डायमेंशन यूज की जाती है वो कैपिटल L होती है। आप लोगों को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन की डायमेंशन मेरा बेटा कल बताई थी, जो कि इक्वल होती है मेरा बेटा LT-2। एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो या आपके पास लीनियर एक्सीलरेशन हो, दोनों के लिए जो डायमेंशन यूज की जाती है मेरा बेटा वो आपके पास आ जाती है LT-2। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं LT-2। तो यहां पे अगर आप गौर फरमाएं, ब्रैकेट के अंदर L L के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, L L के साथ बेटा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यहां पे आपके पास मेरा बेटा T आ रहा है। अब t की -2 की पावर जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो t की पावर +2 हो जाएगी, और यहां पे क्या आ रहा है मेरा बेटा 1/2। अब आप लोग खुद ये गौर करके फरमा सकते हैं, देख सकते हैं कि 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर भी t आ गया और इधर भी t आ गया। तो हमने होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन साबित कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वेशन में मेरे बेटा इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। मैं इस चीज को थोड़ा दोबारा से रिवाइज करना चाहूंगा। होमोजेनिटी का मतलब होता है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन के लिहाज से साबित कर देना कि वो राइट हैंड साइड इक्वल होती है। ये आपके पास लीनियर एक्सीलरेशन है जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, जिसकी डायमेंशन आपके पास LT-2 होती है। अब मेरे बेटे आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G है। t आपके पास टाइम है, जबकि 2 पाई आपके पास एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जिसमें हम लोग मेरा बेटा ये बात कर सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड विल मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आपके पास फॉर्मूला बनता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। हमने कहा 2 पाई डायमेंशन कांस्टेंट है, इसलिए डायमेंशन निकालते 2 पाई को हम इन्वॉल्व नहीं करते। आपके पास आ गया मेरा बेटा लेंथ के लिए
स्क्वायर रूट के लिए हमने 1/2 पावर बाहर लिख दी, लेंथ एल आ गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन हो, कल हम लोग पढ़ चुके थे कि उसकी डायमेंशन होती है LT-2, मैंने वो लिख दी। एल एल के साथ कैंसिल हुआ, t की पावर +2 और 1/2 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो t = t आ गया, जो कि डायमेंशनली आपके पास करेक्ट है। इसी तरह आपकी बुक में एक बड़ी मजेदार एग्जांपल एक्सरसाइज के अंदर भी कि v = f × L/m, जब चैप्टर नंबर 8 में आएंगे ये इक्वेशन आपको स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर मिलेगी, तो वहां पे ये चीज देखेंगे। खैर, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी आ रही है, और वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है मेरा बेटा सबको पता वो क्या होती है, LT-1। अब मेरा बेटा मैं इस साइड पे भी अगर वेलोसिटी की यही डायमेंशन ले आता हूं, जिसका मतलब क्या हुआ, अगर LT-T-1 इधर आ रहा है और अगर इधर भी आ जाएगा, तो ये इक्वेशन भी मेरे पास डायमेंशनली करेक्ट होगी, ये इक्वेशन भी मेरे पास डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो सबसे पहले जैसे कि यहां पे भी स्क्वायर रूट है, तो मैं इसकी होल पावर लिख लेता हूं मेरा बेटा 1/2। अब आपके पास फोर्स आ रही है, तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है मेरा बेटा वो MLT-2 होती है, MLT-2 होती है। अगेन इसके साथ लेंथ लगी हुई है, तो लेंथ की भी डायमेंशन L आ जाएगी। नीचे M है, मैस है, तो मैस के लिए डायमेंशन हम M यूज करते हैं। अब यहां से ये चीज अगर गौर करें तो M के साथ यहां पे कैंसिल आउट हो रहा है, M के साथ यहां पे कैंसिल आउट हो रहा है। L जब L के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा L² T-2, और इनकी जो पावर आ रही है मेरा बेटा वो आपके पास क्या आ रही है, 1/2। अब मेरा बेटा अगर आप गौर फरमाएं, 2 की अलग अगर मैं पावर लिखूं L² × 1/2, इसी तरह मेरा बेटा आपके पास लिखूं T-2 और इसकी भी पावर लिख लूं 1/2, तो यहां से 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, ये बचता है बेटा L और T के ऊपर आ जाती है पावर -1। तो यहां पे अगर आप गौर करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या थी, LT-1, और राइट हैंड साइड पे भी क्या आ गई, LT-1। तो इस इक्वेशन की भी होमोजेनिटी मैंने डिफाइन कर दी, साबित कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है मेरा बेटा राइट हैंड साइड के। काइंडली जरा ये कमेंट सामने कर दे ताकि मैं अल्लाह आपको इतना दे जितना कहते हैं समंदर में पानी है। जी मेरा बेटा जरा काइंडली मुझे कमेंट करके मेंशन कर दें कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। जैसे कि फ़रियाल बेटा ने कर दिया, स्क्रीन इज़ नॉट क्लियर, ये जो भी लिख रहे हैं। जी बेटा थैंक यू सो मच, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अब मैं बेटा आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अभी मैं जो पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो मेरा बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अमना बेटा प्लीज़ इसको ज़रा दोबारा से देख लीजिएगा। जी सिद्रा बेटा आपने क्या बात कहनी थी ज़रा बोलें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट अगला पॉइंट स्टार्ट करूँ। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को शायद ये होता है कि यार बहुत स्पीड के साथ, देखो मेरी ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जांपल्स देके आप लोगों को ये चीज़ क्लियर की जाए, ताकि आप जब बुक खोलें तो आप बुक के ऊपर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आए जिसके बारे में आपको ना पता हो। सर टाइम कांस्टेंट, जी मेरा बेटा टाइम कांस्टेंट होता है, किसने कहा? अगर टाइम कांस्टेंट हो तो पूरी कायनात ही बदल जाए कि टाइम बदलता ही नहीं, टाइम तो हर वक्त बदल रहा है। मेरी बहन किसने कह दी यार टाइम कांस्टेंट होता है? मेरा पुत्र प्लीज यार कोई बात करते हुए, कोई भी बोंगी मारते हुए थोड़ा ना सोच ले। 2 पाई बेटा आपके पास 2 पाई, ये 2 पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 होती है। तो ये कांस्टेंट जो 1 2 3 4 5 नंबर्स होते हैं ना, इनका कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ही इनका कोई यूनिट होता है। लेफ्ट वाला एक दफा रिपीट कर दूं बेटा, ये वेलोसिटी है F × L/m। वेलोसिटी की डायमेंशन आप सबको पता है कि मेरा बेटा क्या होती है, LT-1। मैं इस साइड पे LT-1 लाना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने स्क्वायर रूट के ऊपर लिखा 1/2, फोर्स है, डायमेंशन लिखी MLT-2, लेंथ के लिए L और मैस के लिए M के साथ कैंसिल हो गया, L × L L² बन गया, T-2 और ऊपर पावर इनकी आ रही दोनों की 1/2। जब दोनों की अलग 1/2 लिखी तो 2 के साथ कैंसिल हुआ, एक जगह पे -1 आ गया, तो LT-1 दोनों तरफ सुलेमान बेटा हो गया। सायरा बेटा मैंने आप लोगों के लिए दोबारा ही इसको, जी सेकेंडरी की क्लासेस मेरा बेटा आप लोगों की 15 जून से स्टार्ट होंगी।
अब मेरा बेटा मैं अगला पॉइंट जो बताने लगा हूं, इस पॉइंट के लिए ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको इस पॉइंट की समझ नहीं आएगी। अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे उसकी आपको समझ नहीं आएगी। तो मेरा बेटा प्लीज प्लीज बेटा, आपके पास वीडियो क्वालिटी में जाएं तो 720 कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरा बेटा, अगला पॉइंट मैं जो बताने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मेरे बेटे ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं रेस करने लगा हूं सारे को। मैंने फिर बता देता हूं कि अगर आप इस पॉइंट को गौर से सुनेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे तो आप लोगों के लिए मसला होगा। इवन कि इसकी एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब डायमेंशन एनालिसिस से हम कोई भी फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। डेरिवेशन एक छोटा सा पॉइंट उन्होंने बुक में दिया हुआ है, हालांकि इससे रेलिवेंट कोई एग्जांपल इतनी नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। डेरिवेशन या ड्राइविंग ऑफ अ फार्मूला, ये करवाया तो नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को इसमें भी किसी किस्म का मसला ना हो। आपके सामने बुक के अंदर कोई चीज तो आपको ये ना लगे कि सर ने वो छुड़वा दी है, वो मुश्किल है। जैसे कि हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं मेरा बेटा। सिंपल पेंडुलम का मैस m होता है, सबको मेरा बेटा ये बात पता होगी। फर्ज करें यहां तक मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं। आपको पता है कि वेट की फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ होती है, इसकी लेंथ को हम L कहते हैं, यहां पे जो एंगल बनता है उसको थीटा कहते हैं। अब मेरा बेटा मैं चाहता हूं कि मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T = 2 पाई √L/g, यहां से मैं डराइव करने की कोशिश करता हूं। T = 2 पाई √L/g, इसको डेरिवेशन वाले फार्मूले से डराइव करने की कोशिश करता हूं। तो जरा मेरा बेटा ध्यान से कान चान सब कुछ खोल के सुनिएगा। मेरा बेटा आपको ये चीज तो पता है कि यहां पे ये चीज जो है वो एक कांस्टेंट है। मैं इसको लिख रहा हूं T = कांस्टेंट L/g। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये फार्मूला मैंने ड्राइव करना है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अपनी चैट वगैरह हाइड करके इस पॉइंट को मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को मसला रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज के दरमियान प्रोपोर्शन ले आना है। क्या ले आना है? प्रोपोर्शन। कि जी T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। जितनी क्वांटिटीज हैं दरमियान में आपने जो चीज ले आए वो है कि आपने इनके दरमियान में क्या लेके आए, प्रोपोर्शन का साइन। सी मेरा बेटा मैंने कांस्टेंट की जगह पे सी। मैं फरियाल बेटा अगेन आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी चैट को हाइड करके पहले ये सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझ लें, अदरवाइज आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। सो टी प्रोपोर्शनल टू M, प्रोपोर्शनल टू थीटा, प्रोपोर्शनल टू L, प्रोपोर्शनल टू G। फर्स्ट स्टेप है कि आप सारी क्वांटिटीज के दरमियान, मेरा बेटा ये सिदरा को ब्लॉक करो, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बेहतर ये होगा। मैंने पर्शियन लैंग्वेज नहीं बोली बेटा, बड़े ही सिंपल अल्फाज में बोला है कि अपनी चैट को हाइड करके इस पॉइंट को समझ लो। अगर ये नहीं समझोगे तो कभी भी समझ नहीं आने वाला। अजीब मखलूक है यार। फर्स्ट स्टेप में आपने प्रोपोर्शन ले लिए। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2, मैं बोल्ड करता जा रहा हूं। स्टेप नंबर 2 में आपने हर क्वांटिटी के ऊपर पावर ले लेनी है। हर क्वांटिटी के ऊपर पावर ले लेनी है। T प्रोपोर्शनल टू M की पावर A, प्रोपोर्शनल थीटा B, थीटा की पावर B, L की पावर और G की पावर D। मैंने A, B, C, D सारी क्वांटिटीज के ऊपर पावर ले लेनी है। उस पावर को नाम दे दिया A, B, C एंड D। स्टेप नंबर 2 हो गया। अब मेरा बेटा अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। जिसकी बात करते हैं मेरा बेटा स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में अब हम इनकी डायमेंशन लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम इनकी डायमेंशन लिखेंगे। स्टेप नंबर 3,
स्टेप 2 में टेकिंग पावर्स, मैं साथ साथ इसलिए लिखता जा रहा हूं ताकि आपको बाद में यह पता चल जाए कि कैसे डेराइव हुआ। स्टेप 3, सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, T इज इक्वल टू C आ जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी करें तो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद मेरे पास आ रहा है मैस की डायमेंशन होगी M, पावर है मेरे पास बेटा उसकी A आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है एंगल थीटा मेरे पास मेरा बेटा होता है S ओवर R, जैसे कि S भी लेंथ है, L ओवर L, लेंथ के साथ कैंसिल हो जाएगी, आंसर 1 आएगा। मतलब यहां पे किसी किस्म की कोई डायमेंशन नहीं आएगी, या फिर ये बात कह सकते हो कि L की पावर ऊपर +1 थी, -1, तो L की पावर 0 आ जाएगी। L की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि थीटा में L की पावर क्या आ जाएगी 0, लेकिन वैसे उसकी पावर क्या गिवन है मेरा बेटा आपके पास B, क्योंकि हमने A B C सबकी बात करते हैं। उसके बाद अगेन आपके पास लेंथ आ रही है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L, और इसके ऊपर भी मैंने क्या लिख दिया C। अब कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने थीटा कहां से लिया, आप लोगों को याद हो प्लेन एंगल की बात कर रहा था मैं। मेरा बेटा मैंने फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का कमेंट में किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं आना चाहिए जब तक मैं ये पॉइंट क्लियर नहीं करता। आपका किसी किस्म का कोई कमेंट ना आए, आपने ये पॉइंट पहले समझना है, उसके बाद बात करनी है। प्लेन एंगल था S ओवर R, L के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो L की पावर 0 मैंने लिख दी, और वैसे उसकी पावर B थी। अगेन आपके पास यहां पे L लिखा हुआ है, L लेंथ है, इसकी भी आपके पास डायमेंशन भी क्या आ गई L। अब मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या G की। तो अभी हमने कहा था एक्सीलरेशन A हो या G हो, उसकी डायमेंशन आपके पास होती है LT-2। उसकी डायमेंशन मेरा बेटा आपके पास क्या होती है LT-2। लेकिन हमने उसकी जो पावर ली है मेरा बेटा क्या ली हुई है D ली हुई है। तो ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 3। अब मेरा बेटा स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है। स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 दो स्टेप रह चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। मैं इसको जरा यहां से रेस करता हूं, और स्टेप नंबर 3 और 4 ही दो डिफिकल्ट स्टेप हैं। अगर समझ में आ गए तो समझे आपको डेरिवेशन आ गई। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है। स्टेप नंबर 4 में आप तीनों डायमेंशन देखें, मैस है, लेंथ है और टाइम है, लेकिन आपके पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ T अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ T अवेलेबल है। M नहीं है तो मैंने M की पावर 0 लिख दी, L नहीं है L की पावर भी 0 लिख दी, सिर्फ T रहने दिया। सारी डायमेंशन लिखनी है। अब देखो मैस लेंथ टाइम लिखा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ मेरे पास क्या मौजूद था, आपके पास M की पावर 0, L की सिर्फ T था, तो मैंने सबकी पावर 0 ले ली, और T की पावर फिर मेरा क्या लूंगा 1 लूंगा, क्योंकि ये चीज अवेलेबल है। अब मेरे बेटे इस तरफ देखें तो सबसे पहले C आ रहा है, और M की पावर आपके पास क्या आ रही है A। उसके बाद आपके पास आ रहा है मेरा बेटा L की पावर 0, और साथ लिखा हुआ है मेरा बेटा B। उसके बाद आपके पास आ रहा है L, पावर लिखी हुई है C। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास आ रहा है LT-2, और पावर लिखी हुई है D। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने यह करना है कि कंपैरिजन से सबकी लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ स्टेप नंबर 5 में कंपैरिजन करना है। क्या करना है मेरा बेटा, हमने अब कंपैरिजन करना है, पावर का कंपैरिजन करना है। यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, सर स्टेप नंबर 4 समझ नहीं आया। हफ्सा बेटा प्लीज प्लीज दोबारा से सुनिएगा कि आपने क्या करना है, जो तीनों डायमेंशंस हैं वो तीनों लिख ली लेफ्ट हैंड साइड पे, MLT।
अब कौन सी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद थी? सिर्फ टी। तो टी की पावर मैंने 1 ले ली, बाकी दोनों की पावर 0 0 ले ली, क्योंकि पावर 0 लेने से आंसर 1 आता है, और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप नंबर 4 में मैंने यही चीज लिखी। उसके बाद बाकी सारी चीज एज इट लिख दी जैसे कि पहले लिखी हुई थी। सिर्फ टी के साथ m और l को लिख दिया और दोनों की पावर्स भी लिख दी, तीनों की पावर्स लिख दी। m की पावर 0 भी 1 होता है, l की पावर 0 भी 1 होता है, t की पावर क्या होगी? 1। तो सिर्फ वैसे t बचता है, लेकिन m की पावर 0 और l की पावर 0 भी साथ लिखी जा सकती है अगर तीनों डायमेंशन लिखें। अब मेरा बेटा स्टेप नंबर 5 में आप लोगों ने क्या करना है? स्टेप नंबर 5 में अब कंपैरिजन करना है दोनों पावर का। मैथ के ऊपर क्या पावर आ रही है, लेंथ के ऊपर क्या पावर आ रही है और टी के ऊपर क्या पावर आ रही है, इन पावर्स का कंपैरिजन करके एक्चुअली जो चीज हम निकालना चाहते हैं वो है कि ए किसके इक्वल आएगा, बी किसके इक्वल आएगा, सी किसके इक्वल आएगा और डी किसके इक्वल आएगा। हमारा ये सारा स्टेप करने का जो अब बेसिक मकसद है वो ये है कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और डी की वैल्यू क्या होगी। मेरा बेटा बोर्ड में एग्जाम्पल अगर आपसे यही पूछी जाएगी, वैसे आपकी बुक में और इससे अलावा कभी रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आया तो नहीं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि बुक के ऊपर जो भी लिखा हुआ आपको समझ में आ जाए। फिलहाल ये पॉइंट समझ लो, उसके बाद अपनी फिलॉसफियों की बात कर लीजिएगा कि ये पेपर में आता है या नहीं आता। अब ए बी सी डी में निकालना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बेटा बात करता हूं मैथ्स की। मैथ्स की पावर देखिए ए है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैथ्स की पावर क्या है? 0। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पावर का कंपैरिजन पढ़ा होगा। m की पावर 0 तो मैंने 0 लिख दी, पावर का कंपैरिजन कर रहा हूं। यहां पे m की पावर क्या आ रही है? a। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई मेरा बेटा? 0 आ गई। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0। तो जो आपकी स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन थी वहां पे वैल्यूज पुट करते जाएं। a की पावर जनाब आपके पास आ गई है 0। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपने बात करनी मेरा बेटा लेंथ की। किसकी बात करनी है? लेंथ की। मैथ्स लेंथ और टाइम की बात करेंगे। अब लेंथ के लिए आपने पावर्स का कंपैरिजन करना है। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ की पावर आ रही है 0। लेंथ की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रही है मेरा बेटा? 0। राइट हैंड साइड में देखिए तो एक दफा लेंथ की पावर आ रही है b। अब ये देखो यहां पे ये चीज देखना, b जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इसका भी क्या आएगा? 0। तो ये तो मेरा बेटा वैसे ही क्या आ जाएगा? 0। अब यहां पे लेंथ इधर भी इन्वॉल्व है, लेंथ इधर भी इन्वॉल्व है। दो लेंथ आ रही है, एक पावर c आ रही है और एक की पावर क्या आ रही है मेरा बेटा? d। तो मैं लिखता हूं 0 इज इक्वल टू c प्लस डी। लेंथ का कंपैरिजन करने से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ गया और इधर c प्लस डी आ गया। एक लेंथ की पावर c थी और दूसरी लेंथ की पावर d थी। अब हमारे पास बच गया टाइम। टाइम की अगर कंपैरिजन करें, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा -2d। इस तरफ क्या आएगा? ये -2d, टी के ऊपर आ रहा है ना, -2d। तो यहां से d की वैल्यू अगर निकालना चाहे, -2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d विल बी इक्वल टू -1/2। d विल बी इक्वल टू -1/2। अब मेरे पास a की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू मेरे पास मेरा बेटा क्या आ रही है? -1/2। यहां पे होगा स्टेप नंबर 2 में देखो, a की पावर 0 आ गई, b भी 0 ही है, d की पावर मेरे पास आ गई -1/2। अब जिसकी वैल्यू बच गई है वो आपके पास क्या है? c की वैल्यू आपने निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं मेरा बेटा। इक्वेशन में लिखा हुआ है 0 इज इक्वल टू c प्लस डी, लेकिन d तो हम निकाल चुके हैं। d क्या है मेरा बेटा? -1/2। -1/2 इधर शिफ्ट होगा तो +1/2 आ जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई मेरा बेटा? 1/2। उसके बाद मेरा बेटा अब आप अपने फार्मूले में आ जाएं। अब यहां से 1 मिनट में जादू में कैसे फार्मूला डिराइव होता है वो देखिएगा। ये मैं टॉप पे लिख रहा हूं, कुछ रेज नहीं कर रहा ताकि मुझे दोबारा जब रिपीट करना पड़े तो आप लोगों को ध्यान से। अब ये देखिएगा, इक्वेशन थी आपके पास t इज इक्वल टू c,
t इज इक्वल टू सी। m की वैल्यू आपके पास आई 0, m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई मेरा बेटा 0, क्योंकि a की वैल्यू क्या आती है 0। b की वैल्यू थीटा के लिए वो भी क्या आ गई 0 मल्टीप्लाई बाय लेंथ l के ऊपर जो वैल्यू आ रही है c की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास मेरा बेटा, वो निकाली 1/2, और लेंथ के बाद जो चीज गिवन है वो आपके पास क्या आ रहा है g, और g की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा -1/2। हमारा यहां पे मकसद ये था कि a b c d सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करना। अब मेरा बेटा यहां पे गौर कीजिएगा, m की पावर 0 थीटा की पावर 0, ये दोनों फैक्टर तो क्या हो गए 1 1। किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर क्या हो रहा है 1 1। ऊपर क्या आ रहा है लेंथ की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 है, तो इसको नीचे लिख दूंगा तो +1/2 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास c मल्टीप्लाई l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g की पावर 1/2, किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा t के। अब जरा गौर करें तो हम अपने मकसद तक कामयाब हो चुके हैं कि यहां पे l ओवर g t इज इक्वल टू c, l ओवर g दोनों की पावर 1/2 है, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये थी हमारी डेरिवेशन टाइम पीरियड निकालने के लिए, ये थी हमारी डेरिवेशन टाइम पीरियड निकालने के लिए। मैं दोबारा से एक दफा इस स्टेप को रिपीट कर देता हूं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो जितनी भी वैल्यूज पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो सारे लिख ली। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, प्रोपोर्शनल टू थीटा, प्रोपोर्शनल टू l, प्रोपोर्शनल टू g। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में हर एक को एक पावर दे देनी a b c d, और इसके बाद हमारा जो बेसिक टास्क होगा वो a b c d की वैल्यू निकालना था। वो वैल्यू इसलिए निकालनी थी, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा c। तो मैंने लिखा t इज इक्वल टू c, m की पावर a डायमेंशन लिख दी, थीटा मैंने जब निकाला s ओवर r तो उसके पावर l 1 आ रहा था, l की पावर 0 लिख दी तो उसके ऊपर b आ गया, l के लिए उसके लिए c, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू lt -2 और पावर क्या आ गई बेटा d। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में मैंने तीनों डायमेंशंस लिखी लेफ्ट हैंड साइड पे, मैस लेंथ टाइम, जो अवेलेबल थी उसकी पावर 1 लिख दी, जो नहीं थी उनके पावर 0 लिख दी, यहां पे वो चीज लिखी। अब मैंने पावर का कंपैरिजन किया, m की पावर का m की पावर के साथ, l की पावर का l की पावर के साथ, और t की पावर का t की पावर के साथ। m की पावर का m के साथ किया तो a की किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा आपके पास 0 के इक्वल। इसी तरह जब लेंथ का किया तो लेंथ के लिए मेरे पास आ रहा है c प्लस d, क्योंकि ये तो 0 ही रहेगा, b की वैल्यू तो 0 ही आनी थी, b की वैल्यू 0 आ गई। c के लिए मेरा बेटा लेंथ के लिए देखा तो एक दफा l की पावर c और एक दफा d, तो 0 इज इक्वल टू आ गया, इधर 0 थी इधर c प्लस d आ गया। अब टाइम के लिए इधर 1 आ रहा है और इधर मेरे पास -2d आ रहा था, यहां से d निकाला तो d की वैल्यू -1/2 आई, -1/2 को यहां पे पुट किया तो c की वैल्यू +1/2 आ गई। अब चारों की समझ आ गई आप लोगों को, चारें चीजें आप लोगों ने निकाल ली। इस इक्वेशन में a b c d की जगह उनकी वैल्यूज पुट की, m की पावर 0, थीटा की पावर 0 1 हो गया, सिर्फ c बचा। यहां पे l की पावर +1/2, नीचे g की पावर +1/2 आ रही थी, तो जहां पे 1/2 लिखा हो वहां पे स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है, तो l ओवर g स्क्वायर रूट लिख दी, और साथ यहां पे मेरे पास क्या गया मेरा बेटा कांस्टेंट। सो मेरा बेटा क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। मुझे यही चीज चाहिए थी कि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, और अगर आप लोग कंसंट्रेट ना करते और कमेंट्स बंद ना करते तो ये पॉइंट समझ में ना आता। सो खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। मेरा बेटा अपने लेक्चर का जो फीडबैक है वो लेक्चर के एंड पे जरूर सबमिट किया करें कि आपका लेक्चर कैसा रहा। खुश रहो, आबाद रहो। आपका चैप्टर नंबर 1 मेरा बेटा कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज।